नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं मंथन विचार करने का मेरी एक आदत है। और आज आप देख रहे हैं पूरा देश चिंतित है। विश्व के कई जो भूवैज्ञानिक हैं वो भी चिंतित हैं कि उत्तराखंड में जो जोशीमठ जो लगातार दरक रहा है, खिसक रहा है, वहाँ मकान टूटने कगार पे आ गए हैं। जो सेना का मुख्यालय वहाँ बना हुआ है वो भी, उसकी बिल्डिंग भी चटक गई है, सड़कें भी चटक रही हैं। और इस मामले में उत्तराखंड सरकार और उनके मुख्यमंत्री धामी जी खुद विजिट पर पहुँचे, और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय भी लगातार संपर्क में है और सुरक्षा देने के लिए या उनको पुनर्वास के लिए वो चिंतित हैं। लेकिन मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के साथ ऐसा हादसा क्यों हो गया और क्यों हुआ। साथियों, मैं पहली बार 1988 में उत्तराखंड की, उस समय उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। मैं अपनी उत्तरकाशी, टिहरी, पुराना टिहरी और गोपेश्वर की यात्रा पर गया था। मुझे ध्यान है अच्छी तरह से कि 1987 में बरसात न होने के कारण पूरे देश में सूखा पड़ा था। और गर्मी का आप समझ सकते हैं, जब जब बरसात नहीं होगी तो गर्मी कैसी होगी। लोग झुलस रहे थे उसके अंदर। इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, लेकिन फिर भी सहन शक्ति से बाहर गर्मी का प्रकोप था। लेकिन भगवान की कृपा हुई। हमारे संस्कृति में इंद्रदेव को बोला जाता है कि बरसात करने वाले राजा हैं, उनका कृपा हुई और 1988 में भारी बारिश हुई। और जब मैं पहली बार यात्रा पर गया तो वहाँ पे देखा कि मैं पहाड़ चटक रहे थे, जगह जगह पहाड़ गिर रहे थे। और मैंने उत्तरकाशी में भी उसको देखा। और मैंने जब गिरे हुए थे, रास्ता टूटा हुआ था, रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, उस समय सामान को अटैची जो थी मेरी कंधे में रख करके मैंने उस मलबे को क्रॉस किया था। और मैं वहाँ देख रहा था कि लगातार डैम बन रहे थे। टिहरी में तो बहुत बड़ा डैम आप जानते ही हैं, टिहरी हाइड्रो कॉरपोरेशन बना हुआ है। और उत्तरकाशी में मिनारी डैम बन रहा था। तो मैं यात्रा जब कर रहा था बस की, तो उस समय देखता था मैं। और मैंने यात्रा 28 से और 92 तक काफ़ी करी। साल में 3-4 बार जाना मेरा होता था। तो मैं देखता था कि पहाड़ों पे जहाँ पे नज़र नहीं पहुँच रही थी, जहाँ पे भीड़ बकरियाँ बहुत ही छोटी छोटी खिलौने की तरह दिखती थी, वहाँ पे मशीनें लगी हुई थी पहाड़ को काटने के लिए, उनको ग्राइंडिंग करने के लिए, छेद करने के लिए, इससे बांध का काम चल सके। लेकिन मैंने एक बात महसूस करी वहाँ पर, मैंने देखा पहाड़ों को कि उत्तराखंड के पहाड़, मैं हिमाचल भी जाता हूँ, कांगड़ा जाता हूँ, लेकिन वहाँ के पहाड़ उत्तराखंड के पहाड़ों में फ़र्क ये है कि उत्तराखंड के पहाड़ जो हैं वो पत्रेदार हैं। आपने बचपन में स्लेट का प्रयोग किया होगा पढ़ने के लिए, स्लेट बत्ती का हमने भी उपयोग किया। आज के बच्चे तो स्लेट नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय जो हमारी पीढ़ी के हैं या हमारे बारस की पीढ़ी के, उन्होंने स्लेट पे बचपन में नर्सरी या कॉलेज में काम किया है। तो उस जो परतदार पत्थर से जो परत निकलती हैं उससे स्लेट बनती हैं। तो हुआ क्या कि जिस समय 88 में क्यों इतने ज़्यादा भूस्खलन हुए, पहाड़ क्यों गिरे, इस पे मैं स्थानीय लोगों से ही बात करता था। और जो मेरे को निष्कर्ष निकला वो ये था कि 87 में जो बरसात न होने के कारण गर्मी हुई, उसके कारण जो पहाड़ के पत्थरों में गर्म हो गया और वो उसका तापमान बना रहा। लेकिन जब 88 में बारिश हुई तो तापमान जो था पहाड़ के पत्थरों में, और जो पानी पड़ा, बरसात पड़ी, वो बरसात के कारण पत्थर ठंडा हुआ। ठंडा होने के कारण जो उसमें गैस बनी, वो गैस निकलने के लिए उसने परतदार पत्थर थे उनको फाड़ते हुए गैस निकली, तो वो भूस्खलन का कारण बना। मैंने जैसे कहा, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन जो देखता हूँ, समझता हूँ, लोगों से वार्ता करता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ।
और जब मैं देखता था कि डैम बनाने के लिए बड़े बड़े मशीनें की वाइब्रेशंस जो होती हैं, ध्वनि प्रदूषण कितना, आप समझ सकते हैं कि कितना ध्वनि प्रदूषण कितना नुकसान देता है प्रकृति को। तो ध्वनि प्रदूषण, कंपन जो होती थी, कंपन मशीनों की कंपन हुआ करती थी, वो पहाड़ को कितने हिला रही थी। मैं एक बात मैंने और देखी वहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, मेरे पिताजी सन 63-64 में गए थे, उस समय मैं मात्र 4 साल का था। उस समय ये बताते थे कि जो बस की बुकिंग होती थी वो 23-24 दिन की हुआ करती थी। और लेकिन जो उस 85-80 के बाद में ट्रांसपोर्टेशन का विकास इतना हो गया, पहाड़ों में इतना विकास हुआ कि बसें वहाँ पे लाइन लगा के थी। सरकारी बसें कम, बहुत ही नाम की मात्र थी जो पहाड़ों पे नहीं चला करती, लेकिन प्राइवेट बसें वहाँ पे बहुत संख्या में थी। और सवारी बैठाने के चक्कर में वो बसें स्टार्ट रखते थे, और स्टार्ट होने के कारण आप समझ सकते हैं कि जो स्टार्ट होने के कारण जो वाइब्रेशंस पैदा होती थी पहाड़ों पे, उस ध्वनि प्रदूषण से कितना पहाड़ों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा। खैर, चलता रहा प्रयास, और आपको ध्यान होगा कि 16 जून 2013 को बाबा केदारनाथ भगवान, जो शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे जल प्रलय के रूप में आपने विनाश देखा। जल प्रलय कहा उसको, वैज्ञानिकों ने, सभी ने जल प्रलय कहा उसको। और उससे पहले 1991 में उत्तरकाशी में बहुत ही बड़ा भूकंप भी आया था। और मुझे ध्यान है, मैं उस समय भूकंप जब उत्तरकाशी में आया था तो उस समय मैं अयोध्या जी की यात्रा पे था, और उत्तरकाशी उसका मतलब मेन केंद्र हो सकता है, तो उसमें काफ़ी विनाश हुआ था उत्तरकाशी क्षेत्र का, ज़िले का। उसके बाद में 1999 में भूकंप आया, उसमें भी जो विकसित क्षेत्र थे उसमें भी काफ़ी विनाश हुआ। और आप देखिए कि टिहरी डैम का बनना शुरू हुआ 1969 में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनके समय में ये प्रोजेक्ट चालू हुआ, और इसका नाम दिया गया टिहरी डैम प्रोजेक्ट, जो 1969 में शुरू हुआ और 1919 में वो कंप्लीट हुआ। और इस प्रोजेक्ट की, जो डैम का प्रोजेक्ट था, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसकी जो कॉस्ट थी वो $1 मिलियन में थी। ये टिहरी डैम जो है विश्व का 11वां सबसे लंबा डैम बताया जाता है, और इसमें 250 मिलियन गैलन पानी, जो पीने का पानी है, उसकी सप्लाई दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में की जाती है। उत्तरकाशी में मिनारी डैम बनाया जा रहा था, जिसकी बिजली की उत्पादन की क्षमता थी 330 मेगावाट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसमें बनती थी, और कंप्लीट हुआ 2007 में। इसकी कॉस्ट रखी गई थी 332 मिलियन, और $, में देखा जाए 20.69 बिलियन डॉलर, और जिसकी कॉस्ट रिवाइज हुई 36.75 बिलियन, और $, में थी वो 590 मिलियन $। उसके साथ में एक अलकनंदा बांध भी बनाया गया था, जो आपने खूब सुना है, वहाँ पर अलकनंदा नदी पे बना था। वो भी अपनी विशेषता रखता है। चूँकि आजकल देश में जो पर्यटन का क्षेत्र में विकास हुआ है, वो पौराणिक और धार्मिक क्षेत्र में बहुत तगड़ा विकास हुआ है, और देश के अधिकतम लोग पौराणिक, ऐतिहासिक और जो पूजा स्थल है उस पर जाना पसंद कर रहे हैं। और आपने याद होगा आपको कि 2013 में जब केदारनाथ जी में भूकंप आया था, जल प्रलय आई थी, भूकंप नहीं जल प्रलय आई थी, समझ आता हूँ मैं, तो उसमें भी बताया जा रहा है हज़ारों लोग फंस गए थे, या हज़ारों लोग का पता ही नहीं लगा कितनी मौतें हुई, इसकी कोई आज तक संख्या आकलन नहीं हो पाया। तो मैं कोई इसमें सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ,
अपने भूवैज्ञानिकों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर प्रश्न उठता है मन मस्तिष्क में कि जो उत्तराखंड का जो पत्थर है, पहाड़ का पत्थर है, उसका आकलन क्या उस समय या भविष्य के 100 साल के भविष्य को देखते हुए नहीं किया गया था। आज जोशीमठ में जो आपदा दिखाई पड़ रही है, जो धंसने की बात चल रही है, जोशीमठ बद्रीनाथ जाते हैं तो प्रमुख केंद्र है जहाँ पे रुकते हैं लोग यात्रा, और प्रमुख केंद्र है वो, बहुत बड़ा एक पर्यटन स्थल होने नाते टूरिस्ट का पॉइंट भी होता है। तो चिंता भी इस बात की हो रही है कि क्या भविष्य में उत्तराखंड का सुरक्षित रह पाएगा, क्या ऐसे ही उत्तराखंड दरकता रहेगा, धंसता रहेगा। सरकार वैसे बहुत गंभीर है इस मामले में, हमारे मोदी जी बहुत गंभीर रहते हैं, कोई भी आपदा होती है या कोई भी इस तरह का हादसा होता है बहुत गंभीर रहते हैं और डायरेक्ट सीधे अपने नियंत्रण में अपनी स्थिति को अध्ययन करते हैं और उस पर बचाव कार्य या उसके संरक्षण के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरे मन में जो आया था, मैंने इस बारे में मैं आर्टिकल भी लिखा था मैंने, और दिल्ली के कई अखबारों में प्रकाशित भी हुए थे कि भूकंप या जो उत्तरकाशी में विनाश हो रहा है उसका क्या कारण हो सकता है। मेरे जो अध्ययन था मैंने उसको लिखा और आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि विकास बहुत आवश्यक है, और ये कहावत हमने पढ़ी भी है अपने पढ़ाई के दौरान कि साइंस विकास भी करता है, विनाश भी करता है। तो विकास बहुत आवश्यक है, जीवन यापन, जीवन का रहने का स्टैंडर्ड या लाइफ स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन मैं जितने भी वैज्ञानिक हैं या अभियंता हैं, इनमें मैं आशा करता हूं कि क्षेत्र में जो भी पहाड़ है या नदी बनने हैं या जो भी डैम बनना है, पुल बनना है या फ्लाईओवर बनना है, उसमें वैसे तभी मैं देखा जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो उसमें भगवान राम की 300 फीट की मूर्ति लगने की बात आई थी। तो वहाँ पे वैज्ञानिकों ने मिट्टी की पकड़ का टेस्टिंग की थी और वो एक जगह जहाँ पे उन विचार था सरकार का लगाने का, वहाँ पे उनको स्थगित करना पड़ा और दूसरी जगह लगाना पड़ा। लेकिन मन में यही आ रहा है कि 1961 में जब टिहरी डैम का निर्माण प्रारंभ हुआ, उससे समझता हूँ 10-15 साल पहले इसका DPR बना होगा, पूरा प्रोजेक्ट अध्ययन किया होगा, क्षेत्र का अध्ययन किया होगा। तो उस समय हमारे वैज्ञानिक इस बात को क्यों नहीं पहचान पाए कि पर्तेदार पत्थर में कहाँ तक ये स्टेबिलिटी बन सकती है, इसके अंदर ये स्थिर रह सकता है, क्षेत्र में कोई भी जन हानि या धन हानि या क्षेत्र में जो है विनाश संभावित होगा। तो मैं अपने विचार आपके सामने रखे वीडियो पे। अगर पसंद आए तो आप मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।